Recording in progress. रिकॉर्डिंग लगा दिया और कल संख्या थी, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। मुन्निया जी कैसे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार मुन्निया जी। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग रोबी जी। और सही हो? हाँ बढ़िया। कल जो चर्चा की गई थी वो लग्नों के बारे में चर्चा की गई थी। लग्न और राशि, कुछ लोग कहते हैं भाई राशि का स्वभाव ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं लग्न का स्वभाव ऐसा होता है, तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ जाता है। अगर लग्न जो है वृश्चिक है और वृश्चिक का स्वामी जो है 9th भाव में बैठ जाता है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि मंगल जो है नीच का हो गया और उसकी जो एनर्जी लेवल कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो लग्न तो वृश्चिक हो गया और चंद्रमा जाके बैठ गया, नहीं मंगल जाके बैठ गया 9th भाव में, तो मंगल जो है कमजोर माना जाता है, नीच का माना जाता है। जैसे कल आपको बताया कि मंगल जो है कर्क राशि में नीच का होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत प्रभाव उसका कम हो जाता है। नीच का मतलब क्या होता है कि मंगल को एक गर्म प्लेनेट माना जाता है और एनर्जेटिक प्लेनेट माना जाता है। पानी के अंदर जल के अंदर अगर किसी व्यक्ति को मतलब गर्म चीज को डाल दिया जाए तो उसका स्वभाव कम पड़ जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो एनर्जी नहीं रह जाती, तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है, कमजोर पड़ गया, नीच का हो गया। ठीक है, बाकी फल देने में कहीं बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब हम आगे प्रेडिक्शन पढ़ेंगे तो वो नीच का रहे उच्च का रहे, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सर मंगल कल क्लास में बताया गया था आपको कि जब मंगल जहां पे 4 नंबर लिखा हो वहां पे मंगल होता है तो उसे हम नीच का मंगल कहते हैं। ठीक है, और 10 नंबर में रहेगा तो उच्च का मंगल कहेंगे। ठीक है, ये वाला चार्ट देख लीजिएगा। ये वाला। ठीक है, सूर्य जो है जहां पे 1 नंबर लिखा मेष राशि में रहेगा तो उच्च का रहेगा, और 7 नंबर जहां लिखा रहेगा वहां नीच का रहेगा। चंद्रमा अगर 2 नंबर जहां लिखा है वृषभ राशि वहां पे उच्च का होता है, और जहां 8 नंबर लिखा है वहां पे नीच होता है। मंगल जो है 10 नंबर में नीच का होता है मकर राशि में, और कर्क राशि में नीच का होता है। मकर में उच्च का और कर्क में नीच का। बुध कन्या में उच्च का और मीन में नीच का। बृहस्पति जो है कर्क में उच्च का और मकर में नीच का। शुक्र मीन में उच्च का और कन्या में नीच का। लेकिन फल देने में क्या हो जाता है, यहाँ थोड़ा सा जो है हम आपको आगे शत्रु भाव को भी समझाएंगे कि कौन सा प्लेनेट किसका शत्रु होता है। तो जैसे शुक्र यहाँ पे उच्च का माना गया है मीन राशि में। ठीक है, लेकिन ये मीन राशि किसकी है, गुरु की है। तो गुरु के घर में बैठ करके उच्च फल कैसे दे सकता है ना। तो उसका क्या परिणाम हो सकता है वो हम समझाएंगे आगे। कहीं न कहीं वो अपने कारक तत्वों का नुकसान कर देता है ना। अगर मीन राशि में शुक्र बैठा है और सपक 7th भाव में बैठा है, तो मीन अर्थात गुरु का प्रभाव 7th भाव में आ जाएगा, साथ साथ शुक्र का भी आ जाएगा, तो उसकी मैरिज लेट हो जाती है। मतलब शुक्र अपना फल उच्च का होकर के फल नहीं दे पाता। ठीक है, लेकिन शुक्र किस चीज का कारक है, विलासिता का कारक है। यही अगर मीन का होकर के 12वें भाव में बैठ जाए तो अच्छी विलासिता देता है। तो किस भाव में बैठा है उच्च का होकर के, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। ये नहीं कि उच्च का होकर के वो कहीं भी बैठ जाए,
है ना। लग्न में बैठेगा, 12 में बैठेगा तो वो विलासता देगा, लेकिन वो 6 में बैठ के, 7 में बैठ के, 8 में बैठ के विलासता नहीं। 8 में बैठ कर तो फिर घर से बाहर के संबंधों को बना देता है ना। 7 में बैठ करके भी वही काम करता है, वो शादी को भी दूर करता है और एक एकांत संबंध बाहर भी बनाता है। चांसेस ऐसे होते हैं। तो खास करके अष्टम में ज्यादा बुरा होता है और 12वें में अच्छा माना जाता है, लग्न में अच्छा माना जाता है उच्च का होकर। तो हर भाव में अच्छा नहीं होता उच्च का होकर के, ठीक है। शादी शादी खास करके लेट करता है 7 में बैठ करके। जिस चीज का कारक है उस चीज के भाव में बैठ के कमजोर हो जाता है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कल हो गया था तुला लग्न तक, और आज हम चर्चा करते हैं वृश्चिक लग्न तक। जैसे जैसे लोग जुड़ते रहेंगे क्लास ज्वाइन कर लें, नहीं तो वीडियो कल देख लेंगे। 6 मिनट हो चुका है लगभग। तो वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न वृश्चिक लग्न जो है ये मंगल का लग्न है। बिच्छू को आपने देखा होगा, है ना। बिच्छू आगे क्या होता है, दो मुंह से होते हैं इसके, लेकिन वो दिखाने के लिए होते हैं, है ना। डंक मारता है पीछे से वो, ठीक है। तो ये जो है स्थिर प्रकृति का जो है लग्न है, और जल तत्व, ठीक है, जल तत्व लग्न है, और मंगल स्वामी है इसका, ठीक है। तो कहा जाता है कि बिच्छू जो होता है उसका जो जहर होता है उसकी पूंछ में होता है, पीछे साइड में होता है। तो ये लोग भी जो जल तत्व वाले प्रधान है, ये वृश्चिक जल तत्व प्रधान है, तो ये भी काफी इमोशनल होते हैं। जैसे कर्क लग्न वाला होता है जल तत्व वाला, वैसे ये लोग भी ज्यादा इमोशनल होते हैं, वैसे ये भी इमोशनल होते हैं वृश्चिक लग्न वाले भी। लेकिन जैसे हमने कल बताया कि कल अगर इन्हें कोई बात बुरी लगी कन्या कर्क लग्न वालों को, तो वही तुरंत आपके सामने जाहिर कर देते हैं कि आप मुझे डांटते हो, मुझे करते हो, है ना, मैंने कोई गलती नहीं की है। लेकिन ये इनको कोई बात बुरी लग जाती है तो ये मन में बिठा लेते हैं, मन में ठान लेते हैं, और वो मरते दम तक भूलते नहीं है। और इनको जब भी मौका मिलेगा तब ये बदला ले लेते हैं, ठीक है। मोदी जी का लग्न जो है वृश्चिक है। तो एक बार अगर उन्हें कोई बात बुरी लग गई तो आपने देखा ही होगा कि काफी जो है नुकसान होता है लोगों का। वैसे किसी का भी जो वृश्चिक लग्न हो, वो उन्हें बहुत जल्दी कोई बात बुरी लग जाती है, उसे मन में बिठा लेते हैं, और निश्चित रूप से उसका उसका जो है नुकसान अपने जो भी नुकसान पहुंचाया है उसे बाद में होता है। तो इन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए पहली बात। और ये मन में विष को पाल के रखते हैं, मन में जहर को पाल रखते हैं, तो हर्ट नहीं करना चाहिए इनको, और इनसे बहुत सावधानी से बात करना चाहिए। ये दुबले पतले शरीर के होते हैं, जैसा कि बिच्छू होता है ना, वैसे ही जो है दुबले पतले शरीर के होते हैं। बस ये है कि लगने से कहाँ पे बैठा है उसका जो है फर्क पड़ जाता है, वही शरीर की बनावट का वो हर वृश्चिक लग्न वालों के लिए चेक करना पड़ेगा। और कह सकते हैं कि ऐसे लोग ऑफिशियल वर्क जो है करना ज्यादा पसंद करते हैं, व्यापार भी करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये स्थिर प्रवृत्ति के होते हैं, और एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है। वृश्चिक लग्न वालों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो चंद्रमा भी अगर लग्न में बैठा हो तो वृश्चिक राशि भी हो जाएगी उस व्यक्ति की, और फिर एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसे बात बात में गुस्सा आएगा, ठीक है। बात बात में गुस्सा आएगा, तो वो भी हमें सावधानी बरतनी, वो चीज देखना होता है कि भाई व्यक्ति के अंदर अगर एनर्जी लेवल ज्यादा है तो उसको कौन कौन से जॉब को हम बता सकते हैं, किस प्रकार के जॉब को वो कर सकता है। तो प्रोफेशन को चुनते समय हमें इसका ध्यान रखना है, और मैरिज के टाइम पे हमें ध्यान रखना है। कोई कर्क लग्न की कुंडली हो, है ना, कोई वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, तो इसको मैच नहीं किया जाता, काफी समस्या आ जाती है दोनों के चार्ट में। सिंह लग्न के साथ हम चुन सकते हैं वृश्चिक लग्न वाले का चार्ट जो है, लेकिन कर्क लग्न वाले के साथ, तुला लग्न वाले के साथ चुनेंगे तो फिर समस्याएं आएंगी, वो जो हमें नहीं करना है। तो इनसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए, और ये काफी जो है नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इनका सोच काफी पीठ में पीड़ा छुरा घोंपने जैसा ही होता है। ये कभी सामने से वार नहीं करते, जब मौका मिलता तभी वार करते हैं।
तो इनकी मुख्य जो है क्वालिटी है सेंटिमेंट ना बहुत ज्यादा होता है, भाव भाव ज्यादा होते हैं। अब हम आते हैं धनु लग्न। धनु अर्थात धनुष, ठीक है। धनुष का स्वभाव कैसा होता है, उसका काम होता है निशाना लगाना, ठीक है, एक लक्ष्य भेदना। तो जो धनु लग्न के होते हैं उनका भी दिमाग हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है, और वो तब तक अपने कार्य को पूरी तरह से बिना योजना बनाए अपने कार्य को अंजाम नहीं देते हैं। साथ साथ वो ध्यान रखते हैं कि हमारा लक्ष्य है, हमें आईएएस बनना है, तो वो टीवी देखना बंद कर देते हैं, वो दोस्तों के साथ घूमना बंद कर देते हैं। मतलब कुल मिला के सारा कहीं भी जाएंगे, अगर दोस्तों के साथ घूमने भी जाएंगे तो दिमाग घूमता रहा, मुझे आईएएस बनना है ना, वहां भी उसके बारे में सोचते रहेंगे, करते रहेंगे। तो कोई ऐसा काम नहीं करते जो उनके लक्ष्य से भटका दे, ये इनका मुख्य चीज है। गुरु का लग्न है तो ऐसे लोग जो टीचिंग लाइन में भी हो सकते हैं, टीचिंग से बहुत ज्यादा इनको प्यार होता है। धनु लग्न वाले व्यापारी भी होते हैं, ऐसा नहीं व्यापारी नहीं होते, व्यापारी भी होते हैं, लेकिन ये जिस क्षेत्र में होते हैं और किसी एक को लक्ष्य बनाते हैं, उस लक्ष्य को भेदने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो देखा जाए कि यहाँ पे देखिए ये ना धनु लग्न जो है इसको द्विस्वभाव लग्न कहा जाता है। 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चर, अचर, दूसरा द्विस्वभाव। एक होता है जैसे चर मतलब मेष था उसमें, है ना, और दूसरा जो द्विस्वभाव है, ये जो है धनु जो है द्विस्वभाव में आता है। अच्छा, तो इसका 2 स्वभाव होता है। लेकिन ये चीज हमें ध्यान रखना है कि ये जो भी काम करते हैं सोच समझ के करते हैं, प्लानिंग के तहत करते हैं, अपना प्लान निश्चित करने के बाद ही उसको अंजाम देते हैं, और ऐसे लोगों का लक्ष्य निर्धारित होता है और अपने लक्ष्य से भटकते नहीं है। तो कोई व्यक्ति अगर चार्ट बहुत बढ़िया है, आपने देखा चार्ट बढ़िया, तो ऐसे लोगों को कोई अगर काम पूछ रहे वही मैं काम कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, और उसमें मेहनत की जरूरत है, एकाग्रता की जरूरत है, तो निश्चित रूप से ये अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं, ये अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं और उस कार्य को जरूर पूरा करते हैं, ठीक है। कुछ लाइनिंग आ रही है, कहाँ से आ रही है, चलिए। और ये सोच समझकर अपना काम करते हैं। तो ये इनकी जो क्वालिटी है, और इनका स्वामी जो गुरु होता है, और ये भी अग्नि तत्व प्रधान है, अर्थात इनको भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। एनर्जी लेवल इनका भी बहुत ज्यादा होता है। अग्नि तत्व प्रधान है, गुरु इसका स्वामी है, और द्वि स्वभाव इनका भी है, इनका स्वभाव भी द्वि स्वभाव होता है। अब हम बात करते हैं मकर लग्न की। ठीक है, मकर लग्न। सर एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। सर एक बार वृश्चिक का बता दीजिए। एक बदले की भावना होती है, दुबले पतले होते हैं, और क्या बताया? इमोशनल तो होते ही हैं, और हाँ, इमोशनल, मुख्य उनका इमोशनल होता है, लेकिन इमोशन वो जाहिर नहीं करते सामने वाले का। अगर आपने उनसे कोई बात कह दिया तो सामने इमोशन जाहिर नहीं करते। एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, गुस्सैल होते हैं, लेकिन इमोशन को जाहिर नहीं करते कभी। अगर इमोशन जो एनर्जी लेवल उनका है मंगल की राशि होने के कारण वो अपने इमोशन को, जैसे पुलिस वाले हुए, आर्मी वाले हुए, ये ना अपने इमोशन को कभी बताते नहीं है, ठीक है। उन्हें कितना भी बड़ा दुख हुआ हो, वो उस, लेकिन हाँ, अपने गुस्से को, अपनी एनर्जी लेवल को बनाए रखते हैं, और जो भी काम उन्हें दिया है उसे करते रहते हैं। लेकिन हाँ, उन्हें अगर कोई बात बुरा लग जाता है, वो इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं, कोई बात बुरा लग जाए तो भूलते नहीं है, तुरंत नहीं बताएंगे, भूलेंगे नहीं, उसे मन में ठान के रखेंगे, और एक पालते रहते हैं उसे, पालते रहते हैं, वो तभी उनके दिमाग से जाता है जब तक उसका बदला नहीं ले लेते। तो ठीक ये है। एक इनकी क्वालिटी। हाँ, तो वो जो है, मतलब अगर वृश्चिक लग्न का व्यक्ति है तो उसको जो है बात करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए, और कुछ पूछना है? सर बस, थैंक यू। ठीक है, धनु लग्न हो गया। अब कौन सा आता है? मकर लग्न। मकर लग्न पृथ्वी तत्व प्रधान है ये, और शनि का लग्न है, ठीक है। पृथ्वी तत्व प्रधान है, और शनि का लग्न है। शनि जो है
का लग्न होने के बाद भी बहुत ज्यादा, इसके शनि के दो लग्न होते हैं, एक मकर लग्न है और एक कुंभ लग्न है। मकर जो है पृथ्वी तत्व प्रधान है, और कुंभ जो है वो है वायु तत्व प्रधान। तो इनको जितना मकर देखा आपने, मकर मतलब मगरमच्छ से तुलना अगर कर लिया जाए तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, और घड़ियाली आंसू बहाना। ठीक है, काम सारे करना और घड़ियाली आंसू बहाना। तो बहुत ज्यादा ताकतवर इनका शरीर होता है, और कितना भी बड़ा काम दे दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए आपको हाईवे बनवाना है, ठीक है, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, तो इनको अगर आप दे देंगे तो ये हाईवे को बनवा देंगे और कभी थकेंगे नहीं। मकर लग्न वाले में ये खासियत होती है। तो बहुत बड़े व्यापारी हो सकते हैं ये, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन के काम में इनका बहुत ज्यादा मन लगता है, क्योंकि शनि का लग्न है। तो बड़े से बड़ा काम इनकी करना जो है, इनकी जो है उसमें होता है, व्यक्तित्व में होता है। ठीक है, और इनकी क्वालिटी है, बस कुल मिला के व्यक्तित्व इनका जो ऐसा कह सकते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, और बड़े से बड़े काम को ये करने में सक्षम होते हैं। ये जो दिमाग में आप रखेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न मछली, कुंभ लग्न घड़ा है ना। सर इन दोनों का स्वामी एक है, बट डिफरेंस होगा काफी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कुंभ जो है साइंटिस्ट। ठीक है, कुंभ जो है इनका मतलब, कुंभ कैसा होता है कि ऊपर से खुला होता है और नीचे से बंद होता है। तो इनके इनकी सोच जो होती है, दुनिया भर की चीजें इनके दिमाग में आती, मतलब ये सिर्फ लेना चाहते जानते हैं, देना नहीं जानते। ठीक है, और जब देते हैं, जैसे आपने गुल्लक है या कोई चीज मटका है, तो उसमें आपने कोई चीज डालते रहे डालते रहे डालते रहे, फिर जब उसमें से निकाले तो खजाना बन के निकलता है। तो उसी तरह से इनका दिमाग होता है, ये दुनिया भर की चीजों को अपने पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, और इतने बड़े व्यक्ति बन जाते हैं कि इनकी दाढ़ी बढ़ जाएगी, इनके बाल बढ़ जाएंगे, मूछें बढ़ जाएंगी, ऐसा लगता है कई दिन से नहाए धोए नहीं है। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, है ना, बड़े बड़े लेखक होते हैं, समाज सेवक होते हैं। ठीक है, तो उनमें इनकी संज्ञा दी जाती है। ये वो व्यक्ति होते हैं, इनकी सोच इतनी लंबी होती है, क्योंकि वायु तत्व प्रधान है, तो तेज दिमाग होता है, और ये आगे आने वाले 50 या 100 सालों की, 200 सालों की चीजों को पहले ही सोच लेते हैं कि ये घटना या ये चीज बन जाएगी 100 सालों बाद, है ना। जैसे अगर आपसे जो है 100 साल बाद अगर कहा जाता कि हम जो है मोबाइल लेकर के बात करेंगे, तो शायद समझ में किसी के नहीं आता, लेकिन ये साइंटिस्ट जो होते हैं ये समझ लेते हैं। इनकी कुंभ लग्न वालों को खास करके दूरदर्शिता ऐसी होती है कि ये समझ लेते हैं कि ऐसा व्यक्ति कि 50 साल बाद ये ऐसा चीज बन के हमारे चीज मार्केट में आ जाएगा, और सब उसका यूज कर सकते हैं। या चाइना जो हम पे हमला कर सकता है ना, वो वो गणना कर लेते हैं, वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, वो इनकी क्वालिटी होती है। तो कह सकते हैं कि ये जो है वायु तत्व होने के कारण हवाई किले ये भी बनाते हैं, जैसे मिथुन लग्न वाला बनाता है। ठीक है, लेकिन मिथुन लग्न वाला जो किले बनाता है उसका कोई आधार नहीं होता, वो आपको बेवकूफ बनाता है, लेकिन ये बेवकूफ नहीं बनाते। ठीक है, ये बेवकूफ नहीं बनाते, ये इनके जो बात कहने का आधार होता है, वो उसके पीछे जो भी लेबर होता है, जो भी ये बात कहते हैं, उसके पीछे पीछे कोई न कोई आधार होता है, किसी न किसी साइंटिफिक गणना के कारण या कोई कैलकुलेशन के आधार पर ये उस बात को कहते हैं, और दुनिया इनको पागल समझती है। कहा जाता है सभी साइंटिस्ट पागल ही होते हैं, उन्हें पहले पागल ही समझा जाता है। कई बार उनकी मरने के बाद से जो है उनकी जो है पहचान होती है, कई बार उनके जीवन में भी पहचान हो जाती, कई बार।
तो कहेंगे कुंभ लग्न से अगर व्यक्ति का संबंध बनता है, कुंभ राशि है या कुंभ लग्न है, तो उस व्यक्ति की सोच जो है काफी ऊंची सोच हो जाती है। तो कह सकते हैं क्रिएटिव माइंड। ऐसे लोग मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर बनाने में आ गए, ठीक है, दवा के रिसर्च में आ गए, तो ये लोग काफी अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, कुछ नया चीज बना के देते हैं, कुछ नया चीज। पुराना तो हम हमारे जैसे लोग कॉपी करते हैं, चलो एक चीज बना है दूसरी कॉपी कर लिया जाए, है ना, हम भी बना लेते हैं। लेकिन ये लोग कुछ नया ला करके देते हैं समाज को, तो समाज के लिए बहुत ही जो है आ, समाज के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन समाज इनकी कद्र नहीं करता। कुछ ही समाज होता है जिनका कद्र करता है, लेकिन आम समाज इनको न मानता है, न जानता है, न समझता है। ठीक है। तो कुल मिला के ऐसे लोग जो है की सोच ऐसी होती है, ऐसा कि वो आम आदमी इस चीज को नहीं समझ पाता, इसलिए आम आदमी से मानता नहीं, समझता नहीं ये कौन है। तो ऐसे लोग साधु भी हो सकते हैं। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हमारे वहाँ होते थे वो हमारे वहाँ साधु होते थे, है ना। नए नए मंत्रों की गणना साधु ही तो करते थे। तो जो उसमें कुंभ लग्न वाले थे वो काफी अच्छा रिसर्चर होते थे। देखिए साइंटिस्ट तो सबको ही हो सकता है, लेकिन कुंभ लग्न वाला जो बनेगा वो स्पेशल होगा, वो 10 लोगों में जाना जाएगा। प्लानिंग करने में बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं। अगर इनको किसी भी टीम का कैप्टन बना दिया जाए, ठीक है, अगर मान ली सेना में है, पुलिस में है, तो कैप्टन बना दिया है, तो ये राज करना तो सिंह लगने वाले का काम है। ये राज नहीं करते, ये प्लानिंग करते हैं। उसके बाद जो अधिकारी होते हैं उसके बाद का काम इनको उसके नीचे सबॉर्डिनेट का काम कर दे दिया कि प्लानिंग करने का। तो ये प्लानिंग बहुत बढ़िया करते हैं। और ये जो प्लानिंग कर लेते हैं वो कभी फेल नहीं होता, क्योंकि ये शतरंज के खिलाड़ी भी हो सकते हैं। क्योंकि 10 चाल पहले ये सोच लेते हैं कि मैं ये चलूंगा तो सामने वाला ये चलेगा, है ना। तो बड़े बड़े जो है प्लानिंग करने, बड़े प्लानिंग करने में ये सक्षम होते हैं। तो इनकी सोच का, इनके दिमाग का हमेशा लाभ उठाना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि वही व्यक्ति जो है कुंभ लग्न का है, तो निश्चित रूप से हम इसका लाभ उठा सकते हैं। अब वो चीज हम मेष लग्न वाले को देते हैं, धनु लग्न वाले को देते हैं, धनु नहीं, मेष लग्न वाले को तो प्लानिंग व्लानिंग नहीं करता, ठीक है। कर्क लग्न वाला भी प्लानिंग नहीं करता, मकर लग्न वाला प्लानिंग कर लेता है, और कुंभ लग्न वाला प्लानिंग, क्योंकि वो जो बड़ा काम करेगा वो बिना प्लानिंग के तो करेगा नहीं, है ना। सिंह लग्न वाला प्लानिंग कर लेता है क्योंकि वो अधिकारी होता है, लेकिन ये जो है उससे भी ज्यादा अच्छी प्लानिंग करने में सक्षम होते हैं। तो ये चीज इनका जो दिमाग का विशेष अच्छे खिलाड़ियों में क्या हो, जैसे मान लीजिए क्रिकेट खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी का जो कैप्टन होता है उसका भी रूप इनको दिया जा सकता है कि ये जो है अच्छा जो है प्लानिंग कर सकते हैं कि कहाँ फील्डिंग लगाई जाए, कौन बॉलिंग करेगा, है ना, वो सब चीजें। तो सिंह लग्न के जैसा ही इसका इनका भी प्रभाव मान सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज होते प्लानिंग करने में, है ना। दूर की लंबी सोच में 100 साल के आगे की ये सोच लेते हैं। हम बात करते हैं धनु लग्न का। किसी ने पूछा धनु लग्न का। धनु लग्न क्या है कि धनु मतलब धनु से उस लक्ष्य भेदना उसका काम होता है। तो ऐसे लोग जो है अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा सावधान होते हैं। अगर उन्हें पता है कि भाई मेरी सैलरी 500 रुपए पर डे है, 15,000 रुपए कमाता हूँ, तो पड़ोसी की जो है घर को देख करके जहाँ 5,000 रुपए रोज आते हैं, अपना सर नहीं फोड़ते ये लोग। ये इनकी कमी होती है। सीधे साधे सामान्य व्यक्ति होते हैं, पड़ोसी को देखकर अपना सर नहीं फोड़ते। हाँ, कमाई हो रही तो खर्च करेंगे। तो इनका लक्ष्य होता है भाई मुझे 1,500 रुपए में 15,000 रुपये पूरा घर चलाना है। बेटे का किताब है, कॉपी है, जो भी चीज है, तो ये पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, डायरी में लिख लेते हैं। तो ये सामान इतने का आएगा, जरूरी है, ये जरूरी है, जरूरी है, फिर इसमें काटा किया जा सकता है, वो पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। और फिर जाकर के सामान खरीदने जाते हो। मतलब 1,500 रुपये 15,000 पूरे महीने में मिलता है, तो पूरा लिख लेंगे और फिर सामान खरीदने जाते हैं। धन लग्न वाले ये आदत है कि 1,500 में घर खर्च चलाना चलाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अच्छा पैसा आया तो चलो आज घूमने चलते हैं, है ना, आज तो चलो रेस्टोरेंट में खा आते हैं। तो वो काम पहले कर लेंगे, उसके बाद समझ में आएगा कि चलो 10,000 ही बचे, तो अब क्या क्या करना है। वो ये काम नहीं करते, पैसा आने के बाद से पहले जरूरी काम निपटाते हैं। और बहुत ही ज्यादा धनु मतलब, तो ये गुरु का लग्न होने का मतलब, गुरु क्या होता है, कभी वो विलासिता में नहीं जाता, कभी वो मनोरंजन में नहीं जाता। टीचर कभी आपने देखा होगा कि वो बहुत भड़काऊ कपड़े नहीं पहनते, कभी डिस्को बार में नहीं जाते, है ना। सर धनु गुरु का लग्न कैसे, ये
कुंभ हम्म, गुरु का लग्न कैसे हो गया सर? धनु गुरु का ही तो लग्न है। गुरु धनु अच्छा गुरु की अच्छा, राशि मैं तो सोचा है। कुंभ की बात हो रही है सर, सॉरी। नहीं नहीं मैं नहीं, सोचा कुंभ की बात हो रही है। किसी ने पूछा था ना यहाँ पे, ये धनु लग्न का, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो धनु के बाद में मकर तो बता चुका, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कुछ चीजें देखिए, एक चीज में हम किसी को पिरो नहीं सकते कि भाई 4 लाइन ही है किसी लग्न के बारे में, लेकिन हाँ विशेषता जो है वो मैं बता रहा हूँ। विशेषता थोड़ा सा पता होना चाहिए कि व्यक्ति जो है कैसा हो सकता है, उसका दिमाग कैसा हो सकता है। तो एक कुल मिला के ये जो है अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, उनकी सोच एक जगह स्थिर रहती है, भटकता नहीं है। 4 जगह उनका भटकता नहीं, एक जगह सोच लिया उसी काम के लिए। तो फिर अगर उनको कोई कह रहा है भाई आपने पुराना कपड़ा पहना हुआ, या इसको बदल दीजिए, नया ले लीजिए, लेकिन उन्हें पता है भाई नया लूंगा तो फिर महीना चलाना मुश्किल हो जाएगा, और फिर वो उस चीज को घर संभालना मुश्किल, फिर मांगना पड़ेगा, फिर कर्ज हो जाएगा। लेकिन वो जो है शुक्र के जो लग्न है, मीन राशि वाले या फिर वृषभ वाले, या शुक्र का लग्न में अगर शुक्र बैठा हो, शुक्र 12वें में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति फिर नहीं सोचते हो कि वो पैसा कम पड़ जाएगा, वो कर्जा लेके काम करेंगे, खर्च करेंगे, मौज करेंगे, मौज मस्ती करने वाले होते हैं शुक्र के प्लेनेट वाले। गुरु का अगर लग्न में प्रभाव पड़ जाए, गुरु का लग्न हो लग्न में, है ना, लग्ने गुरु की राशि में पड़ जाए, धनु या मीन में, थोड़ा सा वो व्यक्ति सात्विक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि गुरु का स्वभाव भी सात्विकता का होता है। अगर सात्विक व्यक्ति नहीं है, गुरु सात्विक नहीं है, तो फिर वो गुरु नहीं रह पाता, निश्चित रूप से वहां पर समस्या उसके साथ आती है। हालांकि शुक्र भी गुरु है, लेकिन वो दूसरे टाइप का गुरु है। आ, वो भी हम चर्चा करेंगे जब शुक्र और गुरु के बारे में बात करेंगे ना, 9 ग्रहों के बारे में चर्चा होगी तब, किस प्रकार से प्रभाव अपना देते हो, किसका कैसा स्वभाव होता है। तो मकर के बारे में बता दिया। मकर में कौन पूछा? अच्छा मकर, शायद लेट आए हैं लग रहा ना। तो मकर में जो है, एक बार दोबारा सुन लीजिए, मकर में बस खत्म होने वाला, मीन का बात किया है। मकर में जो है बहुत ही ज्यादा मेहनती व्यक्ति होता है। लंबा काम उन्हें दे दिया जाए तो बहुत ज्यादा उस काम को करने में सक्षम होता है, लेकिन वो करेगा सबसे ज्यादा मेहनत, लेकिन हमेशा रोता रहेगा कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। जैसे घर की बूढ़ी औरतें होती है ना, जैसे कहती है कि कपड़े भी धोना है, खाना भी बनाना, और लड़की को भी डांटती, बहू को भी डांटती रहेंगी, भाई मुझे ही सारा काम करना पड़ता है ना। लेकिन जो मकर लगन का स्वभाव होता है वो ऐसा ही लगन होता है कि सारा काम करेंगे, खुद ही करेंगे, कोई कहे भले ही ना, सारा काम खुद करेंगे। उन्हें बहुत बड़ा काम चाहिए, खाली बैठना उन्हें पसंद नहीं है, खाली तो बैठते नहीं है, खाली बैठना पसंद नहीं है। और जब भी खाली बैठेंगे तो फिर कहेंगे भाई सारा काम मुझे, मतलब क्या क्या काम वो करते हैं सब बताना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ज्यादा मेहनती, कुल मिला के वो कहे ना कहे मेहनती बहुत होते हैं। तो ऐसे लोगों को बड़ा बड़ा काम हो, सबसे बड़ा काम उनको दे देना चाहिए, ये उस काम को निपटा देते हैं निश्चित रूप से। और कितना भी कठिन काम हो वो उसको करने में सक्षम होते हैं मकर लग्न वाले। तो बहुत बड़े जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं वो काम इनको दिया सकता है। बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है, मेट्रो का प्रोजेक्ट हुआ है ना, रेल का प्रोजेक्ट हुआ, वो इनको दिया जा सकता है, जिसमें लंबा टाइम लग सकता है, 1 साल 2 साल 4 साल, वो इस काम को करने में सक्षम होते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि मकर लग्न का स्वामी अर्थात शनि 8वें में या 12वें में ना हो। ठीक है, इतना ध्यान हमें रखना पड़ता है। 11 10 11 12, 10 11 12, थर्ड में भी कहीं कहीं वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाता। ठीक है, शनि जो है थर्ड में बहुत अच्छा काम नहीं कर पाता, बाकी जो और जगह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बताएंगे चर्चा के थर्ड में भी कई कई बार अच्छा काम करता है, वो कब होगा वो आगे चर्चा करेंगे जब हम चार्ट पे चर्चा करेंगे। तो कुंभ का हो गया। और मीन, मीन क्या होता है? मछली। ठीक है, मछली का स्वभाव कैसा होता है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी, वैसा ही इसका स्वभाव है। अर्थात इनका स्वभाव कैसा है कि ये एक अच्छे दोस्त नहीं साबित होते, ये अच्छे दोस्त नहीं साबित होते, ये डरते बहुत है। कैसे होते हैं? डरते बहुत है, जल तत्व है इनका, डरते बहुत है।
और द्वि स्वभाव है। ये कहते तो हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना तो सबसे दूर यही नजर आते हैं। आपके मित्र अगर हैं, आपके पार्टनर हैं, तो ये धोखा दे देंगे आपको, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी पत्नी है, आपके हस्बैंड है, मीन लग्न वाले, तो जरूरत पड़ने पे ये धोखा दे सकते हैं। ये खड़े हो जाएंगे दूसरी साइड में, जहां पर उन्हें लगेगा कि मैं सुरक्षित हूं, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, पहले अपने बारे में सोचते हैं। तो ये अच्छे दोस्त साबित हो सकते तब तक जब तक इनको कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, जब इनको कोई नुकसान पहुंचने का डर होता है तब ये आपका साथ छोड़ने में कोई भी कोताही नहीं बरतते। आई थी तो मैंने फट से अंदर भेज दिया। मैंने वो उठ जाएंगे, मैंने कहा वो उठ जाएंगे, हाँ उठ के खड़ा हो जाएंगे। फिर मैंने बोला वो ध्यान नहीं देता हूँ, वो गई अंदर, फिर मैं अकेला छोड़ने में। कुछ मुझसे कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, कुछ बात आपस में कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला क्या है कि ये लोग डरते बहुत ज्यादा है, इनका स्वभाव मछली की तरह होता है, दोस्ती करने के लायक नहीं होते। हाँ, अगर इनके पास करोड़ों रुपए है तो आप मांगेंगे तो ये आपको दे देंगे, ठीक है। अगर आपने कोई केस कर दिया बड़ा, आप कहेंगे भैया मुझे पैसा दे दो, मुझे केस से लड़ना है, छूटना है, फिर जरूरत पड़ेगा तो आपको दे दूंगा, दे देंगे, वहां पे कोई कोताही नहीं है। लेकिन अगर आप इनसे हेल्प मांगो, कि उनको लगे कि मैं पैसा दे दूंगा और मैं आपको पैसा देने के बाद फंस जाऊंगा, मेरी इंक्वायरी चालू हो जाएगी, फिर वो आपका साथ नहीं देने वाले, है ना। अदर पर्सन दे सकता है कि भाई दोस्त है, देखा जाएगा जो होगा, है ना। लेकिन मीन लगने वाले 100% आपके पीछे खड़े नहीं होंगे, जरूरत पे वो दूर खड़े नजर आएंगे, बाद में पूछेंगे क्या हुआ क्या हुआ, है ना, मुझे बताए होते, मैं तुम्हारे साथ आता। लेकिन जब जरूरत पड़ती है फिर आपके साथ खड़े नहीं होते, ठीक है। तो जरूरत पड़ने पे भाग जाते हैं। पहले भगौड़े के रूप में इनकी संज्ञा दी जाती है मीन लग्न वालों की। डरते तो कर्क लग्न वाले भी, ऐसा नहीं है, कर्क वाले भी भाग जाते हैं, लेकिन नंबर 1 मीन लग्न वाले। बारह लग्न हो गए लगभग, मोटा मोटी जो है लग्नों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। राशियों कुल मिला के राशि भी यही है, तो थोड़ा फर्क पड़ता है। दोनों अगर लग्न राशि अलग हो गई, अलग हो तो मिक्स करके हम प्रिडिक्शन करते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे या फिर क्लास में चर्चा करेंगे, पूछेंगे, तो ऐसा धीरे धीरे उस पर और आगे चर्चा की जाएगी, क्योंकि जब पूछेंगे तभी ज्यादा चर्चा होती है। मेरे हिसाब से जो बताना होता है तो मैं बताता ही हूँ। अब रह गया भाव के बारे में, ठीक है। मुख्य रूप से ये भाव होते हैं, हमने जो है हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है ना, समझने के लिए आप लोगों को, कि पहले भाव को हम लग्न कहते हैं, ठीक है। कुंडली के 12 भाव होते हैं, 30 डिग्री का एक लग्न होता है। दूसरा जो है, पहले से हम लग्न के बाद, तो दिमाग, ठीक है, पहला जो हमारा दिमाग है, दिमाग के बारे में, उसका दिमाग कैसा होगा तो लग्न कैसा होगा, उसी तरह दिमाग उसका होगा। उसका चेहरा कैसा होगा, उसका शरीर की बनावट कैसी होगी, वो भी हम लग्न से निर्धारण करते हैं, पूरा शरीर और दिमाग ये, और ये यहाँ से लेकर के आंखों के ऊपर का जो हिस्सा है वो लग्न में आ जाएगा। और आंखों में ये पूरा ललाट ना, ये सेकंड में आ जाता है। सिर्फ ये जहाँ पे हम महिलाएं बिंदी लगाती है वो फर्स्ट में आता है, और दिमाग वाला जो स्थिति है, बालों वाला, वो फर्स्ट में आता है। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं पहले भाव से। और पूरा शरीर कैसा होगा वो हम चर्चा करते हैं। जैसे कि लग्न में जो शुक्र बैठ जाता, तुम कहते हैं बहुत ज्यादा सुंदर होगा व्यक्ति, है ना। सप्तम में भी शुक्र बैठा है तो भी व्यक्ति सुंदर होता है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। लग्न में राहु पड़ गया तो कहते हैं बहुत ज्यादा उसकी सोच विकृत होगी, क्योंकि राहु की सोच विकृत होती है। लग्न में गुरु बैठ गया तो कहते हैं गुरु विद्वान की श्रेणी में आता है, गुरु की श्रेणी में आता है, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होगा, पढ़ने लिखने में तेज होगा। और गुरु विस्तार का कारक है ना। गुरु के साथ जो व्यक्ति रहता है, एक व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता, पढ़ना लिखना, है ना, अगर गुरु की संगत में भेज देते हैं, जितने बड़े हमारे समाज में जो कुछ भी बना है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, या जो भी हमारा निर्माण हुआ है, वो किसी गुरु ने सिखाया है,
कि आप ऐसे करो, तो वो बन के बड़ा हुआ। तो गुरु जिसके साथ लग जाता है, जिसके साथ खड़ा हो जाता है, उसको 1000 गुना बड़ा कर देता है, उसको ऐसा ज्ञान देता है, उस ज्ञान के बल पे वो व्यक्ति अपने आप को बड़ा बना लेता है। तो गुरु की दृष्टि लग्न में पड़ जाए, गुरु साथ में लग्न में बैठा हो, लग्नेश के साथ बैठा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत तेजी से ग्रो करता, पीछे नहीं जाता। ठीक है, तो इस तरह से जो है लग्न से हम देखते हैं उसके शरीर के बारे में, उसके दिमाग के बारे में। सेकंड, उसका परिवार है, उसकी वाणी है, वो बोलता क्या है। कर्कश आवाज होगी, शनि होगा तो कर्कश होगी, शुक्र होगा तो मीठी वाणी होगी, चंद्रमा होगा तो मीठी वाणी होगी। और प्लेनेट के हिसाब से उसका जो है आवाज, बुध होगा तो भी अच्छी वाणी मानी जाती है, अच्छी आवाज मानी जाती है। मिक्स प्लेनेट बैठे तो मिक्स आवाज हो जाएगी। थर्ड भाव हमारे छोटे भाई है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, छोटे भाई बहन, छोटी यात्रा और मेहनत, 3 चीज दिया हुआ है यहाँ पे। पड़ोसी का भी भाव हमारा थर्ड ही होता है, ठीक है। पड़ोसी का भाव थर्ड ही होता है। हमारे जान पहचान वाले व्यक्ति जो लोग होते हैं वो भी थर्ड भाव से देखे जाते हैं। प्रश्न मंडली में उसकी चर्चा करेंगे। तो छोटे भाई बहन, लेकिन ध्यान रखिए, छोटे भाई बहन का मतलब होता है सिर्फ आपसे छोटा, ठीक है। छोटे भाई बहन का मतलब आपसे छोटा, ऐसा नहीं कि जितने छोटे भाई बहन है सबको हम थर्ड भाव से देखेंगे, ठीक है। आपसे ठीक छोटा जो रहेगा वो थर्ड भाव में आएगा, बाकी थर्ड भाव में नहीं आते, ठीक है। 1 मिनट, मोबाइल छूट गया। हेलो हेलो, कौन? हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है, मैं आपको 10 बजे फोन करूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 10 बजे बात करता हूँ, जैसा भी होगा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा आपका, ठीक है। तो सेकंड भाव से हम परिवार के बारे में पढ़ते हैं और उसकी आवाज कैसी होगी। थर्ड भाव हमारे छोटे भाई बहन का है, छोटी यात्रा का। जब विदेश यात्रा के बारे में चर्चा की हुई, जैसे छोटी यात्रा तो लिखा हुआ तो 3 बार है, 3 बार आगे 12वां भाव खर्चे का होता है, लिखा है यहाँ पे। बड़े लोग विदेश यात्रा, खर्च नहीं लिखा, 12वां भाव खर्च का होता है। तो 3 बार होगा तो व्यक्ति छोटी मोटी यात्रा, जब 3 बार किसी दशांतर दशा में आएगा तो व्यक्ति छोटी छोटी यात्रा करेगा। अगर उसे ट्रांसफर देखना हो तो 3 बार हम देखते हैं ना, 3 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा, 10-11 के साथ साथ, तो उसका ट्रांसफर होगा तो थोड़ा दूरी पे हो जाएगा, तो वो 3 बार हम करते हैं। तो प्रेडिक्शन के टाइम पे तीसरे भाव को हम यात्रा के रूप में देखते हैं, छोटी यात्रा। और चौथा भाव जो माता के बारे में विचार करना हो, ठीक है, तो माता के बारे में विचार करना तो फोर्थ भाव से हम विचार करते हैं। व्यक्ति जो विदेश से वापस आएगा कि नहीं आएगा तो फोर्थ भाव से विचार करते हैं, क्योंकि हमारी जन्मभूमि है वो फोर्थ भाव है। हमारा वाहन खरीदेगा नहीं खरीदेगा फोर्थ भाव से विचार करते हैं। प्रॉपर्टी हम खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे वो फोर्थ भाव से विचार करते हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ फोर्थ भाव वहां पे आएगा, लेकिन वो भाव का संबंध कैसे है। जब 4-8 आ जाए, जैसे किसी ने कल पूछा था कि 4-8-10 आएगा तो क्या होगा, शायद 4-8 आए 10 आएगा तो क्या होगा, तो अर्थात वहां पे प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि 8वां भाव बुरा हो गया, चौथे का संबंध 8वें से बन गया। 4-8 आ गया तो बच्चा नहीं होता है ना, गर्भ नहीं रुकता, कंसीव नहीं होती माता और महिलाएं जो है, तो वो चीज फोर्थ भाव निसंतान का भी भाव माना जाता है, ठीक है। संतान भाव फिफ्थ और फोर्थ भाव निसंतान भाव। अब यहाँ लिखा तो नहीं है, लेकिन वो जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो पंचम से 12वां भाव है, तो निसंतान भाव है। उसी तरह तीसरा भाव जो मकान बेचने का होता है और फोर्थ भाव मकान खरीदने का होता है, ठीक है। तो फोर्थ भाव मकान का है, वाहन का है, जमीन जायदाद का है, जन्मभूमि का है। बाहर से अगर वापसी होती विदेश से कोई वापस आएगा कि नहीं आएगा तो फोर्थ भाव से विचार करते हैं। तो फोर्थ भाव ये 4 चीजें देखी जाती है। माता के लिए मुख्य, गाड़ी वाहन इत्यादि के लिए मुख्य रूप से है। पंचम भाव संतान का भाव है, हमारा पेट जो है उसका भाव है। प्रेम का भाव है, प्रेम के बारे में जब भी विचार करेंगे वो लव मैरिज के बारे में विचार करेंगे, लॉटरी से इत्यादि से प्राप्ति के बारे में विचार करेंगे, वो फिफ्थ भाव आता है। तो 5वें का संबंध 11 से बनता है तो फिर वो व्यक्ति लॉटरी में जीत सकता है। 5वें का संबंध 8वें से बनेगा, लॉटरी में नहीं जीतेगा। 5वें का संबंध 8वें से बन जाता है तो प्रेम तो करेगा लेकिन
उसे समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं। और 5-11 में जिससे भी प्रेम करेगा प्रेम आराम से मिल जाता है और फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं आती। तो 5वां भाव संतान का है, 5वें का स्वामी अगर 4th में बैठ जाता तो चाइल्ड को जो है समस्या होती है, कंसीव होने में समस्या होती है, बच्चा पैदा करने में समस्या होती है, कुल मिला के इस तरह की चीजें कटाई होती है। तो गुरु संतान का कारक है, वो अगर 4th में बैठ जाता है तो इस तरह की समस्याएं आती है। तो कुल मिलाकर संतान का है, लॉटरी का है और पेट का है, लव का है, प्रेम का इत्यादि का कारक पंचम भाव माना जाता है। 6ठा भाव जो रोग का है, कर्ज का है, मुकदमा का, कंपटीशन का है। कंपटीशन में जीत इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे तो 6ठे का स्वामी का संबंध 8वें से बन जाए तो कंपटीशन बीट नहीं करेगा। 6ठे का स्वामी का संबंध 11वें से बन जाए, 11वां लाभ का होता है तो कंपटीशन बीट कर जाएगा, है ना। एक और चर्चा करेंगे आप लोगों को आगे चल करके जेमिनी पद्धति, वो भी जो है यहाँ से आता है 6ठे भाव पे क्यों, तो इसको याद रखिएगा। इसके रोग, 6ठा भाव रोग होता है, रोग 6ठे का संबंध अष्टम से बनता है, व्यक्ति रोगी होता है। 6ठे का संबंध पहले भाव से बनता है तो पहला हमारा शरीर है, 6ठवां भाव रोग है तो वो व्यक्ति रोगी होता है, छोटा मोटा रोग होता है। हाँ, पहले और 6ठे का संबंध 8वें से बन जाए तो ज्यादा रोगी हो जाएगा, बड़ा रोग हो जाएगा। तो दुर्घटना जब भी होती है तो उसमें 6ठे भाव का रोग होता है। 6ठे भाव का संबंध बनता है तो व्यक्ति को दुर्घटना तो होती है लेकिन चोट ज्यादा लगती है ना। केवल 1, 4, 8 का संबंध बनता है 4था भाव, तो वो ज्यादा चोट नहीं लगती, एक्सीडेंट होता है, केवल ज्यादा चोट नहीं लगती। लेकिन 6ठा भाव का भी संबंध बन जाता तो वहां ज्यादा चोट लगती है। ये हम आगे जब करेंगे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर रोग, दुर्घटना, कंपटीशन, मुकदमा इत्यादि का भाव 6ठा भाव है। इसमें एक चीज और नहीं लिखा, तलाक का भाव, ठीक है। 6ठा भाव तलाक का भी होता है, अविवाहित का भी भाव 6ठा माना जाता है। अभी जब हम आगे चर्चा करेंगे 2 हफ्ते बाद, तो 6ठा भाव किस प्रकार से तलाक दिलवाता है, 6ठा भाव किस प्रकार से अविवाहित रखता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये सप्तम भाव से 12वां भाव है। जब हम काउंट करेंगे सप्तम भाव से तो 12 भाव टोटल होते हैं, इतिहास काउंट करेंगे तो 12वां भाव कौन सा आएगा, 6ठा भाव आएगा। तो जो सप्तम से 6ठवां होने के कारण सप्तम के जो प्रभाव है उसके विपरीत जितने भी प्रभाव होंगे वो 6ठा भाव देगा उसका। तो सप्तम से अगर 6ठे भाव में बैठ जाए तो फिर व्यापार में नुकसान होता है। सप्तम भाव पत्नी का होता है, सप्तम भाव साझेदारी का होता है, सप्तम भाव पति पत्नी का, सप्तम भाव व्यापार का, सप्तम भाव पार्टनर का, सप्तम भाव जिससे हम डील करते हैं। आप 6ठे का बता रहे हैं, 7वें का। अब हम 7वें पे आ गए ना, तो 7वां भाव पत्नी का होता है। तो इससे जो रिलेटेड होता है, इससे जो नुकसान, इसका जो विपरीत भाव होता है वो सब 6ठे से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। और 6ठे का जो विपरीत भाव होता है हम पंचम से देख सकते हैं, पंचम का जो विपरीत भाव हम 4th से देख सकते हैं, ठीक है। ये टेक्निकल चीज है, जब हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन हाँ, अभी बता दूंगा तो उसमें दोबारा बताऊंगा, समझ में आएगा। 4th का जो नेगेटिव है वो हम 3rd से देख सकते हैं, है ना। और 3rd का नेगेटिव भाव 2nd से नहीं देखा जाता। 1st का नेगेटिव भाव 12th से देखा जाता है। 11th का नेगेटिव भाव 10th से देखा जाता है। तो सप्तम भाव पति का है, पत्नी का है, साझेदारी का है। ये आपको ध्यान रखना, मुख्य रूप से यही है। पत्नी के बारे में, पार्टनर के बारे में, व्यापार के बारे में हम सप्तम भाव से पढ़ेंगे। जब कोई व्यक्ति कोई सामान चोरी होता है तो वो कौन चोरी करके ले गया है वो भी हम सप्तम भाव से देखेंगे, क्योंकि वहां पे इसका संबंध बनता है। तो ये याद रखना। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे हमारा पहला भाव है तो हमारा शरीर है, उसका दूसरा भाव क्या हुआ, हमारा परिवार हुआ, ठीक है। उसी तरह से सप्तम भाव पत्नी का हुआ तो उसका दूसरा भाव हमारा ससुराल भाव होगा, ठीक है। अष्टम भाव जो गुप्त ज्ञान का है और मृत्यु का भाव माना जाता है, डिप्रेशन का भाव माना जाता है। लग्न का संबंध अष्टम से बनता है तो फिर व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। और बहुत ही गहरी सोच, इतिहास का कारक, ठीक है। कोई ऐसा काम जैसे इंश्योरेंस का कारक, मृत्यु का कारक क्या है, अष्टम भाव है मृत्यु का भाव। तो कोई व्यक्ति का मान लीजिए दशमेश अष्टम में बैठा हो या अष्टमेश दशम में बैठा हो, तो दशमेश हमारा कर्म क्षेत्र है, अष्टम भाव हमारा मृत्यु का भाव है। तो मृत्यु का डर दिखा के जो कमाई होती है वो कहाँ से आता है, वो इंश्योरेंस से आता है। तो इंश्योरेंस का काम उसे सूट करेगा। तो जब उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो अष्टम भाव हमारा जो है इंश्योरेंस का भी भाव है। और अष्टम भाव वो है जो बिना कमाया धन है, अर्थात प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस का पैसा। अष्टम भाव का जो भी पैसा आता है कष्ट देने के बाद आता है, ध्यान रखिएगा।
पहले कष्ट आएगा फिर वो पैसा मिलेगा। अर्थात मान लीजिए हमने कोई इंश्योरेंस करा, तो पहले गाड़ी चोरी होगी फिर इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो पहले हमारी नौकरी जाएगी, फिर हमें ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा, फिर पीएफ का पैसा मिलेगा, फिर इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। तो वो सब चीज अष्टम में जो चीजें हैं, मान लीजिए पिताजी की डेथ हो गई तो पिताजी का इंश्योरेंस का पैसा हमें मिला, पिताजी चले गए फिर इंश्योरेंस का पैसा मिला, हमने किसी का भी इंश्योरेंस कराया वो उसका डेथ हो गया फिर हमें पैसा मिला। तो अष्टम भाव में क्या होता है, पैसा तो मिलता है और लेकिन वो कष्ट देने के बाद आता है, पहले कष्ट आता है फिर वो पैसा मिलता है, जैसे ससुराल भाव। तो दहेज का भी भाव जो अष्टम ही है ना। तो पहले हम शादी करते हैं, पहले हम परतंत्र बनते हैं, फिर जाके हमें दहेज मिलता है। तो अष्टम भाव दहेज का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चीज लिखा है वो मुख्य रूप से लिखा हुआ, हम मुख्य रूप से यही पढ़ते भी हैं। इसके अलावा भी जो भी आप कहेंगे उसको हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन इसको आप ध्यान रखिएगा, ये जो जो भाव दिए हैं उसकी चर्चा। चोर तो 7th हाउस से है और चोरी का सामान देखना हो तो 6 भाव से देखेंगे वहां पे, लेकिन 7 भाव का कैसे यूज करेंगे वो चर्चा करेंगे आपसे बाद में, है ना। वहां पे चोरी का भूल जाइए, जो चीज में दिया हुआ है उसको ध्यान रखिए। और फिर आते हैं 9वां भाव। अब यहाँ पे लिखा है कि पिता धर्म विदेश यात्रा, ठीक है। पिता का मतलब पिता, लेकिन ध्यान रखिएगा पिता तब तक 9th भाव से हम देखेंगे जब तक आप पिता पर डिपेंड है, ठीक है। जब तक आप पिता पर डिपेंड है, अर्थात जब तक आप एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं 20 साल 22 साल 25 साल तक, अगर आपने खुद अपना धन इनकम करना शुरू कर दिया है, अपना कर्म क्षेत्र चुन लिया है, तो पिता का भाव 10th हो जाता है, ठीक है। लंबी यात्रा 9th भाव, विदेश यात्रा 9th भाव, धर्म का भाव 9th भाव। कोई भी हम उपचार वगैरह करते हैं तो 9th को ध्यान में रख करके उपचार करते हैं मंदिर में, है ना। तो जब उपचार बताएंगे तो 9th के हिसाब से आपको चर्चा करेंगे कैसे यूज करते हैं। तो धर्म स्थान, पिता का भाव, विदेश यात्रा, भाग्य, यहाँ भाग्य नहीं लिखा, हमारा भाग्य भाव भी जो है 9th भाव है। ये सब 9th भाव से हम देखे जाते हैं। भाग्य को अगर बढ़ाना होता तो लोग क्या कहते हैं, पंडित जी लोग पूजा मंदिर में ये चढ़ा दो वो चढ़ा दो, तो 10 बार चढ़वाते हैं तो कहीं भाग्य अपने आप एक्टिव हो जाता है धीरे धीरे। तो भाग्य भाव भी यहाँ पर हमें 9th भाव को हम देखते हैं। और पिता पर जब तक हम डिपेंड है तब तक 9th भाव से देखेंगे। जब हम खुद अपने आप पर ऊपर डिपेंड हो जाए, अर्थात पिता हम पर डिपेंड हो जाए, या तो हम खुद डिपेंड हो जाए या पिता हमारे ऊपर ही डिपेंड हो जाए, तो भी हम 10th भाव से पिता के भाव देखेंगे, ठीक है। 10वां भाव हमारा कर्म है, हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारा जो है हम किस क्षेत्र में व्यापार करेंगे, किस क्षेत्र में नौकरी करेंगे, किस क्षेत्र में हमें काम करना चाहिए, किस में नहीं काम करना चाहिए, वो हमारा 10वां भाव बताता है। 10वें भाव का संबंध और लग्न का संबंध अगर बन जाता है, व्यक्ति अपने कर्म के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे अपने समाज में ऊपर उठता है, अपने परिवार में तो बहुत ऊपर होता है, अपने आसपास के समाज में बहुत ऊपर माना जाता है, और वो किसी से बिना हेल्प लिए आगे बढ़ता चला जाता है ना, क्योंकि उसे अपने ऊपर भरोसा होता है। लग्न का संबंध किससे बना, 10th से। तो 10th में जो भी प्लेनेट होता है उसका जो भी प्लेनेट होता है 10th में, उसका सीधा प्रभाव लग्न पे पड़ता है, क्योंकि ये कर्म प्रभाव है और लग्न हमारा दिमाग है। तो 10th में जो भी प्लेनेट होगा उसका सीधा प्रभाव हमारे दिमाग पे पड़ता है, ध्यान रखिएगा। उसको हम और चीजों से भी देख सकते हैं, अदर उसको केंद्रीय प्रभाव कहते हैं, लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा आपको लगता हुआ दिखाई देगा, अन्य में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ साफ साफ 10th में कोई प्लेनेट है तो उस व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है उसी तरह से, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है, हमारे कर्म क्षेत्र से। हम कर्म वही चुनेंगे जो हमें अच्छा लगेगा, जो भगवान ने हमें बनाया। तो जो 10वें भाव में प्लेनेट बैठेगा उसी हिसाब से हमारा कर्म होता है, या 10वें के प्लेनेट जो बैठा उसका नक्षत्र स्वामी जो है उसके हिसाब से हमारा कर्म होगा। तो 10th में जो प्लेनेट बैठता है उसे हमारा कर्म होता है, और उसी हिसाब से हमारा आगे का लाइफ चलता है। तो दिमाग में कहीं भी उसका प्रभाव होता है। तो ये जो है हमारा कर्म क्षेत्र मुख्य रूप से है, पिता का भाव है। ये गुडविल का भी भाव है, ठीक है। गुडविल ख्याति का, प्रसिद्धि का, ठीक है, प्रसिद्धि का। 10th भाव का संबंध अगर किसी के चार्ट में हर प्लेनेट से जुड़ता हुआ चला जा रहा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा फेमस होता है ना, ठीक है। तो ये 10वां भाव हो गया। फिर हम आते हैं 11th भाव पे। 11th भाव क्या होता है, लाभ भाव, मुख्य रूप से लाभ भाव होता है, और बड़ा भाई है। अब बड़ा भाई का मतलब ये नहीं है कि हमसे बड़े 4 बड़े भाई हैं तो चारों जो है 11th भाव से देखे जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमसे ठीक बड़ा जो भाई रहेगा वो बड़ा भाई है, ठीक है। सारे बड़े भाई इसमें नहीं आएंगे,
हमसे जो बड़ा रहेगा वो बड़ा भाई आएगा। छोटे मोटे रोग भी 11 भाव देता है, और लाभ का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव ये 11 का संबंध, 11 के अंदर इतनी पावर होती है कि आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से 1 के आगे 0, ठीक है, 1 के आगे 0, 2 के आगे 0, 0 की आपस में 0 की कोई वैल्यू लोग समझते नहीं है, लेकिन जितना 0 लगता चला जाता है उतना ही व्यक्ति 10 गुना पावरफुल होता चला जाता है। एक की संख्या, एक की पावर उतनी बड़ी होती जाती है। 1 के आगे 0 10 गुना, 1 के आगे दोबारा 0, फिर और 10 गुना, फिर 0 लगा, फिर 10 गुना, ऐसे बड़ा होता जाता है। वैसे 11 का प्रभाव है। आप पाएंगे जब आगे हम प्रिडिक्शन करेंगे तो 11 नंबर जितना जुड़ता हुआ चला गया व्यक्ति के प्लेनेट में, वो व्यक्ति उतना ही बड़ा होता चला गया, है ना। 10 के साथ भी 11 अगर जुड़ जाता है उसका कर्म क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। अगर 11 नहीं जुड़ता तो फिर नॉर्मल रह जाता है, और वो कर्म मेहनत तो बहुत करता है, फल उतना ज्यादा नहीं मिलता। तो इच्छा पूर्ति का, लाभ का, बड़े भाई बहनों का, छोटे मोटे रोगों का को हम 11 भाव से देखेंगे। तो इसमें जो जो लिखा हो उसको तो आप नोट कर लीजिएगा, मुख्य रूप से ये चीजें हैं। अब इन भावों को यूज कैसे करेंगे वो हम क्लास में जब चर्चा करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बस इसको आप याद रखना कि पहले से ये, दूसरे से ये, तीसरे से ये, मुख्य रूप से ये चीज देखते हैं। 12वां भाव विदेश यात्रा, और विदेश यात्रा के बारे में लास्ट में जो है विदेश यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना 12वें भाव के विदेश यात्रा की कल्पना ही नहीं की जा सकती, है ना। हालांकि 9th भाव में विदेश यात्रा लिखा हुआ, तो बिना 9th भाव के भी विदेश यात्रा की कल्पना नहीं की जा सकती, बिना 12वें भाव के विदेश यात्रा की कल्पना नहीं की जा सकती, जिसके चार्ट में 9 और 12 का बहुत ज्यादा सामंजस्य होता है। अर्थात धनु और मीन, अगर मेष लग्न है, धनु और मीन का स्वामी जो गुरु आता है यहाँ पे, और गुरु का संबंध अगर कहीं भी लग्न से बन जाए, थर्ड से बन जाए दृष्टि में, तो सब व्यक्ति विदेश में ही जाता है, विदेश जाता रहता है। अन्य प्लेनेट कोई अगर इसमें बैठा हो तो उसका संबंध ऐसे बनता है, 2 भावों का स्वामी होने के कारण विदेश यात्रा भेजता है। तो 9वां भाव विदेश यात्रा, 12वां भाव विदेश यात्रा है। 12वां भाव जेल का है, 12वां भाव बहुत बड़ा रोग है, अर्थात हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल का भाव है। तो जब हॉस्पिटल आदमी तभी जाता है जब बहुत बड़ा रोग होता है, सर्जरी लाइक होता है। हाँ मैं भूल गया, 8वां भाव भी सर्जरी का, ध्यान रखिएगा, 8वां भाव भी सर्जरी का है, 12वां भाव हॉस्पिटल का है। तो ऐसा बड़ा रोग कि वो हॉस्पिटल में भर्ती होना ही पड़े उसे। तो जेल का, हॉस्पिटल का, विदेश यात्रा का, 3 रूप से, 3, और खर्च का, ठीक है, खर्च का, शादी में खर्च हुआ, मकान बनाने में खर्च हुआ, गाड़ी खरीदने में खर्च हुआ, विदेश जाने में खर्च हुआ ना, किसी प्रकार की खर्च है उसका संबंध 12वें से बनेगा। कहीं से भी लाभ आ रहा है उसका संबंध 11वें से बनेगा। कर्म क्षेत्र जो है हमारा 10वां भाव है। भाग्य भाव मुख्य रूप से हमारा 9वां भाव है। सप्तम भाव मुख्य रूप से हमारा जो है पार्टनर है, पत्नी है, ठीक है। अष्टम भाव हमारा एक्सीडेंट है, मृत्यु है। ससुराल भाव, जो जितने भी कष्ट देने वाली चीजें ना सब अष्टम भाव से मानी जाती है। ससुराल भाव, अब पत्नी तो कष्ट नहीं देती, वो सप्तम भाव है, ध्यान रखिएगा। पत्नी का परिवार, ससुराल भाव, तो बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जिनका ससुराल से पड़ता है, ठीक है। कहीं न कहीं मनमुटाव होता ही है। तो जो कष्ट देने वाली चीज है वो दूसरा मतलब अष्टम भाव है। और छठा भाव जो रोग है, मुकदमा है, जेल है, रोग है, कर्ज है, नौकरी है, या नौकरी नहीं लिखा, नौकरी है। छठा भाव नौकरी है, तलाक है, अविवाहित भाव भी छठा भाव बताता है। पंचम में आते हैं संतान है, पेट है, लॉटरी है। ये सब चीजें आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, बहुत बड़ा चीज नहीं है, 5 मिनट लगेगा आपको। एक कॉपी बना लीजिए, जो लोग नए हैं उनके लिए जरूरी है। बाकी ये मैं इतनी बार रिपीट करूंगा ना बार बार तो याद हो जाएगा, लेकिन जब लिखा रहेगा ना तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद से अब हम चर्चा करते हैं। देखिए ज्योतिष किस पे आधारित है? भावों पे आधारित है, राशियों पे आधारित है और ग्रहों पे आधारित है। 3 चीजें आधारित है, बस 3 चीजों के बारे में जानना होता है। 2 चीजों को हमने बता दिया, कल बताया। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। जैसे तीसरा भाव है जो इमीडिएट छोटा भाई है, हम्म, और 11वां भाव हो गया जो इमीडिएट बड़ा भाई या बहन है। तो जो उससे बड़ा है या उससे छोटा है, तो उसके थर्ड से थर्ड, उससे छोटा थर्ड से थर्ड जाएंगे। हाँ थर्ड हो जाएगा, ये 5th भाव हो जाएगा। हाँ, और थर्ड से थर्ड हो गया। हाँ उससे छोटा 7th और हो आगे जाएगा। 3 भाव, और उधर 11वें से 11वां जाएंगे फिर। हाँ 9th हो जाएगा।
ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। अब हाँ। देखिए, ये तो हमने ये सिर्फ आपकी कुंडली के बारे में पूछा है ना। लोग कहते हैं ना मेरी कुंडली से अपने हमारे पिता के बारे में, हमारे बच्चे के बारे में बताओ। तो वहां पे हम क्या करते हैं, फिफ्थ को लग्न बना लेते हैं ना। पूछते हैं भाई कौन सा बच्चा, बड़ा बच्चा, तो फिफ्थ को लग्न बनाओ, उससे प्रिडिक्शन कर दो। हमारी पत्नी के बारे में बता दो, अपनी कुंडली दिखाएंगे मेरी पत्नी कैसी होगी, सुंदर होगी, गोरी होगी, काली होगी, लंबी होगी, आवाज कैसी होगी। तो फिर क्या होगा, उसको उसको हम बनाते हैं लग्न, और उसकी पत्नी के बारे में तो मोटा मोटी प्रिडिक्शन कर देते हैं। तो एक ही चार्ट से हम फूआ, फूफा, नाना, नानी सबके बारे में बता सकते हैं, सबका भाव फिक्स है ना। अब मासी, जैसे हमने ये नहीं बताया, छठा भाव मासी का भी है। किसका है? छठा भाव मासी का है, मामा का है। यहाँ लिखा नहीं है ना, नहीं लिखा है। तो मासी और मामा, अब ये मत समझिए कि जितने मासी हैं जितने मामा है सबका भाव जो है छठा भाव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि माता का भाव हमारा क्या हुआ, फोर्थ है। माता का भाव फोर्थ है, तो माता से जो छोटी बहन होंगी उनका भाव कौन सा हो जाएगा, छठा भाव हो जाएगा। छठे भाव से उनके बारे में देखेंगे। लेकिन अगर आपकी माता से बड़ी है मासी, तो वो भी कहलाएंगी, लेकिन वो छठे भाव से नहीं देखेंगे। वो कहाँ से देखेंगे, सेकंड भाव से देखेंगे, है ना। तो ज्योतिष किताबों में बहुत सारी चीज लिखी हुई है, लेकिन वो सच नहीं होती। तो सर ठीक। दूसरा भाव सर। हाँ सर दूसरा भाव नहीं बताया आपने। हम्म। दूसरे भाव के बारे में नहीं बताया सर। अच्छा, कोई बात नहीं। दूसरा भाव क्या लिखा हुआ है, परिवार, आवाज, जीव, चेहरा, ठीक है। गला, जो हम भोजन करते हैं ना, भोजन करने वाली जो नली होती है वो आता है सेकंड भाव में। जो सांस लेने वाली नली है वो आता है थर्ड भाव में, ठीक है। कान थर्ड भाव, नाक थर्ड भाव, गला थर्ड भाव। भोजन खाने वाली जो नली है वो हमारा सेकंड भाव, जीभ हमारा सेकंड भाव, चेहरा, ये पूरे चेहरे के जो भी चीजें सेकंड में आएगा, नाक कान थर्ड में आएगा, ठीक है। शरीर के अंगों में कर ले लिया जाता है। फोर्थ में हम जो है हमारा चेस्ट आता है। शरीर के अंगों के बारे में नहीं बताया आप लोगों को, वो भी बता देता हूँ, ध्यान रखिए। फोर्थ हमारा चेस्ट आ जाता है, हृदय और फेफड़ा जो आ जाता है। फिफ्थ जो हमारा लीवर और पेट ना, लीवर जो है हमारा फिफ्थ भाव में आता है। छठा भाव हमारा जो है छोटी आते आता है। सातवां भाव हमारा किडनी आता है। आठवां भाव हमारा जो है गुप्त अंग आता है, ठीक है। सातवां भाव वो गुप्त अंग आता है जो शरीर के अंदर के भागों में होता है, ठीक है। आठवें भाव में वो गुप्त अंग आता है जो शरीर के बाहर होता है, ठीक है। बाहर एक गुप्त अंग, और सप्तम भाव आंतरिक गुप्त अंग। नवां भाव तो होता है हमारे कमर के निचले का हिस्सा और नी के ऊपर का हिस्सा, ठीक है। कमर का जोड़ और उसका निचला हिस्सा, निस्तंभ का जो भाव होता है वो नाइन्थ भाव होता है। 10वां भाव हमारे नी होता है। नी मतलब घुटना हमारा जो है अलग अलग भाव से बोलते हैं नी जो इंग्लिश में। 11वां भाव हमारा पैर है। नी के निचले का हिस्सा, पैर पंजे के ऊपर का हिस्सा 11वां भाव आता है। और 12वां भाव हमारा पंजा आता है, ठीक है। तो शरीर के अंगों के भाव को समझ लिया आपने। बाकी मुझे याद नहीं रहा है कि शरीर के अंगों के भाव बताना, मैं कल पोस्ट भी कर दूंगा आप लोगों को, अगले हफ्ते बता दूंगा, तो पिक्चर से ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो शरीर के अंगों के भाव हो गया, और भी रिश्तेदार जो है उनके बारे में हो गया। इससे और क्या क्या चीज हम देख सकते हैं, लगभग मोटा मोटा चर्चा हो गया। और अब हम बात करते हैं, तीसरा हमारा छूट गया। क्या छूट गया? छोटी छोटी बातें हम आगे चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से छूटा हमारा है प्लेनेट। प्लेनेट के बिना ज्योतिष अधूरा है, ठीक है। प्लेनेट कितने होते हैं? 9 प्लेनेट होते हैं। सूर्य से शुरुआत करेंगे, चंद्रमा की हम बता देते हैं क्योंकि 9:30 हो चुका, जितना हो सकता है आज बता देता हूँ। और सूर्य चंद्रमा के बाद से आगे बाकी जो बचेंगे 7, उसको अगले, क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसमें बताने में, तो अगले हफ्ते उसको चर्चा कर लेंगे, या कल देखेंगे तो कल चर्चा कर लेंगे। कल कोई दिक्कत तो नहीं क्लास करने में, या अगले हफ्ते करेंगे? नहीं सर, कोई दिक्कत सर, नहीं दिक्कत, नहीं दिक्कत सर, नहीं है, दिक्कत नहीं है तो ठीक है, कल जो है देखूंगा तो ये खत्म कर दूंगा सर। पीडीएफ और प्रोवाइड कर दिया करो सर, लिखा नहीं जाता ना साथ साथ कई बार। हाँ, लिखा नहीं जाता। मैं आपको किताब एक कल पीडीएफ दूंगा, ठीक है। उसको एक बार 15-20 पेज ज्योतिष, बेसिक ज्योतिष की किताब है, सरल ज्योतिष, उसको पढ़ लीजिएगा। और जो भी मैं बताया उसमें तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मोटी मोटी बातें, जो चीज आपको जैसे चित्र में दिखा गया, ये सब चीजें मिल जाएंगी। और कुछ और भी अलग से मिल जाएंगी, क्योंकि किताब तो किताब ही होता है। मैं जो आवाज नहीं आई,
हाँ बिल्कुल मैं दे दूंगा, उसको हिंदी में दूंगा, हिंदी का है, और पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। आप सट्टेबाज हो गए हो क्या? घर पे ये नहीं पता खाना बनाना है, सट्टेबाजी में लगी पड़ी है। तो लिखा तो नहीं जाता, या तो सुन के लिख लीजिएगा या फिर किताबें पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेरा मतलब है कि मैं मोटी मोटी चीज समझा दूंगा ना, तो एक बार सुने रहेंगे ना, दिमाग जो चीज सुनता है ना, और जो चीज देखता है वो दिमाग में बैठ जाता है, सुनने से और देखने से बैठ जाता है, तो वो ज्यादा में हमें परेशानी नहीं होगी, बाद में जब दोबारा रिपीट करूंगा तो आपको रिकॉल हो जाएगा। सूर्य, अब सूर्य को आप समझते हैं, प्लेनेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूर्य कैसा होता है? सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी चारों तरफ पूरे प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो सूर्य को हम आसमान में, सूर्य को क्या होता है, सभी प्लेनेट आगे पीछे घूमते हैं। तो परिवार में एक व्यक्ति कौन होता है जिसके आगे पीछे सारे लोग घूमते हैं? मुखिया। परिवार का मुखिया कोई भी हो सकता है, खास करके पिता को मुखिया माना जाता है हमारे समाज में कहीं भी। तो पिता का स्थान, पिता के बारे में विचार करेंगे तो सूर्य से करेंगे, ठीक है। अगर कोई टीम का कैप्टन है ना, उसको हम सूर्य के विचार करें। जब मान लीजिए कोई पूछा कि भाई मेरा टीम में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना, तो कैसे विचार करेंगे? जब देखेंगे, जब सूर्य की दशा अंतर दशा मिलेगी उसे, या फिर दशा अंतर दशा के साथ सूर्य युति करेगा तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो ये नहीं कि हम सूर्य का जो कैप्टन से विचार करते हैं देखेंगे कैसे, वो प्रैक्टिकल में बताऊंगा कैसे देखेंगे। लेकिन हाँ, टीम का कैप्टन सूर्य है। जिले का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, किसी पार्टी का जिला अध्यक्ष है, वो कौन है? सूर्य से देखेंगे। और स्कूल का मुखिया अर्थात प्रिंसिपल, प्राचार्य, ये कौन है? कुलपति, इसको कैसे देखेंगे? सूर्य से देखेंगे। थाने का अध्यक्ष, थानेदार, सूर्य से देखेंगे। राष्ट्र का अध्यक्ष अर्थात हमारे राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उनको हम कैसे देखेंगे? सूर्य से देखेंगे। हमारे देश में प्रधानमंत्री, उनको भी हम सूर्य से देखेंगे। जितने भी गवर्नमेंट जॉब है सबको सूर्य से देखते हैं। सूर्य का प्रभाव वहां पर होना जरूरी है। सूर्य अच्छा नहीं है तो ये सब चीजें नहीं मिलती, ठीक है। जितना भी मैंने बताया, अगर सूर्य अच्छा नहीं है ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। तो सूर्य अच्छा होना जरूरी है। वो कैसे अच्छा होगा वो चर्चा बाद में करेंगे। देखते कैसे अच्छा है या बुरा है, ऐसा नहीं कि लग्न में बैठ गया, उच्च का बैठ गया तो उच्च का होगा, अच्छा हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सूर्य परिवार का मुखिया, जिले का मुखिया, टीम का मुखिया, स्कूल का मुखिया, देश का मुखिया, राज्य का मुखिया, जितने भी प्रकार के मुखिया लोग हैं वो सब कुछ सूर्य उनका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। फलों में ले लिया जाए तो फलों का राजा कौन है? आम, ठीक है। पका हुआ आम। ये भोजन में क्या है? गेहूं, ठीक है, गेहूं, बाजरा, इसको हम सूर्य इसका प्रतिनिधित्व करता है। और क्या आता है? शरीर के अंगों में कोई भी पंखा मान लीजिए चला दिया, पंखा में बहुत सारी चीज, या फिर कोई बहुत बड़ा ट्रेन है, बहुत बड़ा जो है प्लेन है, तो उसका वो चलता कैसे है? इंजन से चलता है। अगर इंजन निकाल दिया जाए, है ना, तो सब कुछ बेकार है ना। हालांकि हर पार्ट का एक अलग अलग महत्व है, लेकिन इंजन को मुख्य रूप से सूर्य के बारे में सूर्य से देखते हैं। कूलर है, कूलर का कारक चंद्रमा होता है, लेकिन उसके इंजन के बारे में विचार करेंगे तो सूर्य हो जाएगा। तो मशीनरी में जो है ये हो गया, जो इंजन हुआ, इसका जो है विचार हम सूर्य से करते हैं। भोजन में हम गेहूं है, आम है, उपचार करना हो सूर्य के बारे में तो क्या? आम से, गेहूं से, बाजरे से, गुड़ से इसका उपचार हम कर सकते हैं। हाँ, रत्न इसका होता माणिक्य, रूपी। इसका जो धातु इसका आता है तांबा और गोल्ड भी हम मानते हैं और तांबा भी मानते हैं, दोनों से हो सकता है इसका उपचार। गोल्ड इसलिए कि ये धातुओं का राजा एक तरह से है। तांबा इसलिए कि तांबे के कलर का जो है सूर्य का कलर भी पाया जाता है। तो दोनों पे इसका प्रतिनिधित्व माना जाता है, तांबे पे भी और गोल्ड पे भी। रूबी माणिक्य रत्नों में है, इसके लिए इन्हीं रत्नों का उपयोग किया जाता है इनके उपचार के लिए।
कुल मिला के यही है, पिता का हो गया, हाँ लगभग इतना ही, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं सूर्य के बारे में बताने के लिए। अब आते हैं चंद्रमा में। परिवार में दो लोग होते हैं, एक माता और एक पिता, है ना, मम्मी और पापा। तो पिता तो सूर्य हो गए, माता चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा से हम किसके बारे में विचार करते हैं? माता के बारे में करते हैं। तो पिता के बारे में, पिता हम सूर्य से देखेंगे तो माता को चंद्रमा के देखेंगे। तो चंद्रमा अगर खराब है तो कहते हैं माता, चंद्रमा अष्टम में बैठ गया तो माता की स्थिति ठीक नहीं है। चंद्रमा को शनि देख रहा तो माता बीमार रहती है। चंद्रमा राहु के साथ बैठ गया तो माता की तबीयत खराब है ना। प्रिडिक्शन का तरीका जो वैदिक ज्योतिष का ऐसा ही है। तो कुल मिलाकर चंद्रमा जैसा होगा वैसा ही जो है माता की स्थिति होगी, है ना। लेकिन हम सिर्फ चंद्रमा से माता को नहीं देखते। हमने अभी बताया कि फोर्थ भाव से भी माता के बारे में विचार किया जाता है। केवल चंद्रमा माता के बारे में नहीं बताएगा, फोर्थ भाव भी बताएगा, ठीक है। जो फोर्थ का मालिक है वो भी माता के बारे में बताएगा। तो तीन तरीके से माता के बारे में विचार करते हैं। तीनों तरफ से खराब आ गया तो फिर माता की स्थिति खराब हो जाएगी। लग्न कुंडली, और हम आगे जो चर्चा करें हमारे पीपी पद्धति, उसमें देखने का तरीका अलग अलग है। कैसे हम देखते हैं और ज्यादा सटीकता कैसे हम ला सकते हैं, माता की स्थिति कैसी है देखने के लिए। तो माता के बारे में विचार हम करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा, माता का स्वभाव कैसा होता है? पिताजी कितना भी डांटते हैं ना, माँ जो है अपने बच्चा जो रोता हुआ जाता है मम्मी के पास चिपक जाता है, और उस चिपकने बाद से उससे पिताजी का जितने भी डांट होते हैं ना सब भूल जाता है, और उसे बहुत अच्छा लगता है ना। तो वात्सल्य कह सकते हैं, ममता कह सकते हैं, का कारक भी जो है चंद्रमा माना जाता है। दूध का कारक, ठीक है, दूध का कारक चंद्रमा, जल का कारक चंद्रमा माना जाता है। शीतलता प्रदान करने वाले जितने भी पदार्थ हैं, भोजन है, उसको हम चंद्रमा से लेते हैं। जैसे घिया तो नहीं कह सकते, हालांकि वो भी ठीक है। जो जूसेज है ना, जूस बना के हम पीते हैं गर्मियों में, जैसे गर्मी हमें लग गई, धूप लग गया, तो आम हुआ, पका हुआ आम पिछोरी है, लेकिन ठंडा वो कच्चा वाला आम जो है, जिसको हम गला करके पीस करके और शरबत बनाते हैं खट्टा मीठा, वो जो है माता का विचार उससे हम करेंगे, चंद्रमा का विचार उससे हम करेंगे, कच्चे आम से, कच्ची आमी, ठीक है। जो धूप से, जैसे अगर किसी को धूप लग गया हो ना, कहीं रास्ते में आ रहा हो, तेज धूप हो, जून का, और धूप लग गया, तो फिर क्या करते हैं, आम पीस के पिलाते हैं उसे, कच्चा आम, पका आम नहीं देते, पका आम देने से ठीक नहीं होता, कच्चा आम पीस के पिलाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। अर्थात जब पिताजी परेशान करते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, तो माता उसे सांत्वना देती है, सहलाती है, वो फिर बच्चा फिर 2 मिनट बाद खुश हो जाता, फिर खेलने चला जाता, फिर करता अपनी मनमानी ही है। तो वैसे ही जो है पका आम जो है पिता है, और कच्चा आम माता, चंद्रमा से हम देखते हैं, पका आम सूर्य से और कच्चा चंद्रमा से। चांदी, रत्नों में मोती और चांदी देखते हैं मेटल्स में, ठीक है। जल तत्व की जितनी भी सारी चीजें, केमिकल वगैरह सब चंद्रमा से हम देखेंगे। जल मतलब बहने वाली तरल पदार्थ जितने हैं सबको हम चंद्रमा से देखते हैं। ठंडा पहुंचाने वाली जितनी भी चीजें, खाने पीने वाली चीजें, हम चंद्रमा से देखेंगे, उसका विचार करेंगे। लेकिन सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी भी माना गया एक तरह से ना। तो सूर्य को पिता, चंद्रमा को पत्नी माना गया है, सूर्य को पिता और चंद्रमा को पत्नी माना गया, तो कहीं न कहीं वो भी एक राज परिवार ही माना जाता है ना। तो गवर्नमेंट जॉब में भी चंद्रमा का बहुत ज्यादा रोल होता है। कहा जाता है कि जो सूर्य अगर अच्छा हुआ तो सेंट्रल का जॉब मिलता है, और चंद्रमा अच्छा हुआ, सूर्य थोड़ा कमजोर हुआ, चंद्रमा अच्छा हुआ, तो फिर स्टेट लेवल का जॉब मिलता है, छोटे लेवल का जॉब मिलता है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जॉब का संबंध भी सूर्य से होता है, गवर्नमेंट जॉब का संबंध भी चंद्रमा से होता है, ठीक है। सूर्य से तो होता ही है, चंद्रमा से भी होता है, ठीक है। 3 चीजें हो गई। अब आते हैं भाई का भाव, भाई का प्लेनेट माना है तो मंगल को। मंगल जो है भाई का कारक होता है। मंगल जो हमारे मित्र का कारक भी होता है। जितने भी रक्षात्मक वस्तुएं हैं वो मंगल से हम देखते हैं। मंगल में आते जितने वर्दीधारी हमारे नौजवान हैं, सबका प्रभाव, सबका कारक तो हमारा कारक जो है हमारा मंगल ही माना जाता है। भाई का कारक मंगल माना जाता है। जितने भी ये लोग यूज करते हैं वर्दीधारी, पुलिस, आर्मी, सिक्योरिटी गार्ड,
ये जो चीजें यूज करते हैं वो सब, उसकी जितनी वस्तुएं हैं सब हम मंगल से ही देखें। जो वर्दी मतलब पुलिस की वर्दी है, आर्मी की वर्दी, पुलिस, वो सब कुछ हम उसका कारक तत्व तो हमारा मंगल ही है। पुलिस जो है गन यूज करती है, आर्मी वाले गन यूज करते हैं, तो उसका जो है संबंध हम मंगल से ही जोड़ते हैं, उसका कारक मंगल ही होता है। अब कुछ हथियार ऐसे भी होते हैं जो नुकसान भी पहुंचाते हैं, आतंकवादी भी यूज करते हैं, लेकिन जो सुरक्षा प्रदान करने वाले लोग हैं उनका संबंध मंगल से है, आतंकवादियों का संबंध मंगल से नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मेटल्स में तांबा, इनका रत्न है मूंगा। मंगल का रत्न क्या है? मूंगा। वो चार्ट में आप लोगों को दे दूंगा, बाकी किताब भी दे दूंगा, अगली बार चार्ट भी दे दूंगा। और मंगल का रत्न है मूंगा। और इक्विपमेंट में जितने वर्दीधारी यूज करते हो सारा इक्विपमेंट, कप वर्दी है और जूता है, जो भी वो चीज यूज करेंगे। मान ली किसी सैनिक के लिए जो है दुकान खोलनी है, कोई कहता है हमने सैनिकों को यूज करने वाला दुकान करना है, या फिर उनसे ठेका लेना है, जितने वो सामान यूज करते हैं हम ले करके फिर उसे बेचेंगे, तो कहीं कि मंगल का प्रभाव होगा। दशा होगी, दशा मंगल बैठा हो तभी वो आपको उसको कॉन्टेक्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, है ना। मेरे कहने का अर्थ है कि वो मंगल किस प्रकार से अपना प्रभाव उस पर रखता है। ठीक है, पुलिस की यार नौकरी लगनी है तो मंगल जब तक अच्छा नहीं होगा पुलिस की नौकरी नहीं लगेगी। आर्मी भर्ती होना, मंगल जब तक अच्छा नहीं होगा वो आर्मी की नौकरी नहीं लगेगी। तो ये ध्यान रखना, मतलब उसका कारक तत्व तो मंगल है, अर्थात उसकी नौकरी चाहिए तो मंगल को हमें देखना पड़ेगा कैसा है, अच्छा है बुरा है। ठीक है, तो ये हो गया मंगल तक। ठीक है, बाकी जो प्लेनेट के बच के बुध के, क्योंकि उसमें राहु के तो बहुत टाइम लगेगा, गुरु में, शुक्र में यह है, तो इसको हम अगली जो है क्लास में करते हैं। और इसको ना आप लोग हम अगली बार फिर रिवीजन कर देंगे, ये सूर्य का, चंद्रमा, मंगल का। जो लोग नहीं छूट गया होगा दोबारा उसे पढ़ लेंगे। आप लोग जो है इसे किताब मैं दे दूंगा, 1 हफ्ते का टाइम। ठीक है, किताब दे दूंगा, उसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और जो भी चीज बता रहा हूँ ना उसे एक बार मोटा मोटी सुन लीजिए, है ना, दिमाग में रहेगा तो क्लास जब चलेगी ना तो समझ में आता रहेगा। बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जो याद करने वाली चीजें कि राशियों के नाम याद कीजिए, है ना। और ये जो एक आध चीज और मैं बताऊंगा, प्लेनेट के नाम याद कीजिए। कौन सा प्लेनेट किन 2 राशियों का मालिक है, ये याद रखना जरूरी है। बस इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी जो चीजें वो प्रैक्टिस में आती हैं, जैसे हम प्रैक्टिस कराएंगे वो अपने आप याद होती चली जाएगी। तो अगले हफ्ते थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और अगले हफ्ते कोशिश करेंगे बेसिक में बहुत सारी चीजें कवर हो जाए। कल का रहने देते हैं ना, 2 दिन काफी है, इसको रिविजन करने दीजिए। और अगले सैटरडे फिर क्लास करेंगे। ये बेसिक की जो बची हुई चीजें ये बताएंगे। फिर जो बहुत सारे उसमें त्रिकोण है, भाव है, केंद्र भाव है, कई सारे भाव होते हैं, पणफर योग है, वो सब चीजें चर्चा करेंगे। तो आगे जो है बेसिक की चीजें जो अगले हफ्ते कंप्लीट लगभग हो जाएंगी और केपी का बेसिक शुरू हो जाएगा। तो इसको रिवीजन कर लीजिए, किताब मैं आपको दूंगा, कल सुबह दे दूंगा। पूरा हफ्ता आपके पास है, किसी दिन भी बैठेंगे 2 घंटे, 2 से 3 घंटे अगर बैठेंगे ध्यान से तो शुरू के 15-20 पेज पढ़ जाइए एक बार, 2-3 घंटे लगा के, तो मोटा मोटी आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने बताया कुछ उसमें मिल जाएगा तो थोड़ा सा परफेक्ट हो जाएगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी से क्षेत्र से उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं है, जो लोग नए हैं उनके लिए जरूरी है एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, तभी आगे जो है अच्छे समझ में आएगा। तो बहुत ज्यादा ना करके थोड़ा सा डाइजेस्ट होने लायक रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आप लोग जो है एक बार रिवीजन कीजिएगा जो भी है। मैं इसको कल सुबह जो है अभी डाउनलोड हो जाएगा, कल सुबह इसका लिंक दे दूंगा। और पूरा हफ्ता आप लोगों के पास है किताब पढ़ने के लिए। किताब में सरल ज्योतिष के नाम से है, वो ढूंढता हूँ, मिल जाता है, PDF होगा तो दे दूंगा। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में है मेरे पास, इंग्लिश में मिल जाएगा, और उसे पढ़िए। 15 से 20 पेज 30 पेज तक पढ़ जाइएगा, 2 घंटे 3 घंटे जो भी लगे। एक बार पढ़ने से बेसिक चीजें
प्रिडिक्शन तो कहीं आपको नहीं मिलेगी, प्रिडिक्शन तो सीखना ही पड़ेगा। वो प्रिडिक्शन हमें चार्टों के माध्यम से सीखना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार आपसे किताब पढ़ जाइएगा, पीडीएफ पढ़ जाइएगा, और जो मैं लिखाया हूँ मुख्य रूप से राशियों के नाम क्या है, ग्रहों के नाम क्या है, और किन किन राशियों का स्वामी कौन सा प्लेनेट है, बस इतना याद कर लीजिए। बाकी चीज याद करने की जरूरत नहीं है ना, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है? सर एक पूछना था। हाँ सतीश जी बताइए। हाँ मैं कांतिलाल मुनोत बात कर रहा हूँ पुणे से। हाँ कांतिलाल जी बताइए। हाँ, तो अष्टम स्थान आप एक्सीडेंट बोलो, सर्जरी बोलो, इसके लिए लेते हैं ना? हाँ सर्जरी के लिए, हाँ, एक्सीडेंट के लिए। अच्छा नहीं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट बोलो, बड़ी सर्जरी बोलो, इसके लिए 9th हाउस भी लेते क्या सर केपी में? 9th हाउस कृष्णमूर्ति ज्योतिष पद्धति में नहीं, सर्जरी में अष्टम स्थान का बढ़ोतरी करने वाला स्थान 9th हाउस है ना। वो किसी भी स्थान से 2nd हाउस जो उसका होता है वो बढ़ोतरी करता है या मारक स्थान होता है? नहीं, यहाँ पे जी ने कहीं लिखा है, कहते हैं सर मुझे ये लिखा है, उन्होंने यूज भी किया है, 9th हाउस इज फॉर बिग सर्जरी एक्सेट्रा लाइक दैट। आपका नहीं, उसको यूज कैसे, बिग सर्जरी को हम मत वहां मानिए, हम उसको यूज कैसे करेंगे वो हम देखेंगे कैसे यूज कर सकते हैं 9th भाव को। सर्जरी 9th भाव नहीं है, अष्टम में अगर नहीं, अष्टम स्थान सर्जरी है, लेकिन उससे बड़ी सर्जरी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट बोलो, बाईपास बोलो, ऐसी बड़ी बड़ी सर्जरियां सब इसी से होती है। और अष्टम में एक्सीडेंट हो गया, लेकिन एक्सीडेंट का बढ़ोतरी बोला तो जो पैर कट गया, ये हो गया, उसके लिए बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है, उसके लिए 9th हाउस लेना पड़ता है कहते हैं। मतलब अष्टम स्थान का इंक्रीज करता है वो, मतलब बीमारी इंक्रीज करता है सर। मैंने ठीक है, अष्टमेश और नवमेश जो है एक साथ बैठ जाए, एक दूसरे के दृष्टि में रहे, तो वो हो जाएगा। हो जाएगा, ये ऐसे मुझे पूछना था और कुछ नहीं। ये मान लीजिए 9th भाव हमारा सेकंड मैरिज भी तो है ना? सेकंड हाउस, करेक्ट, वो भी है। पिताजी भी अपने 9th हाउस है, भाग्यस्थान भी 9th हाउस है। 9th हाउस से बहुत चीजें देखी जाती है। हाँ बहुत चीज। तो कुल मिला के जो मुख्य चीजें हैं ये है। अब बहुत सारे रिश्तेदारों का भी नाम शायद निकला है 9th भाव से ढूंढने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। वो तो हमें आगे प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैसे, जब प्रश्न कुंडली पढ़ाते हैं ना, तब फिर रिश्तेदार कौन से रिश्तेदार से कौन सा भाव देखते हैं, फिर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि अभी डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा एक साथ। तो उसमें हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। अभी तो सिर्फ हम मैरिज में फोकस करेंगे, तलाक में फोकस करेंगे, प्रेम संबंधों फोकस करेंगे। इस महीने यही चर्चा होगी। बेसिक चीजें आप बस समझ लीजिए, आगे प्रैक्टिस इस महीने शुरू कर देंगे हम केपी का पार्ट पढ़ा के। इस महीने ही मैरिज का प्रेडिक्शन कैसे करते हैं वो चर्चा शुरू हो जाएगी, और हो सकता है आप लोग सीख भी जाए। ठीक है, एक सर गोचर वगैरह भी लेने वाले आप? गोचर दशा, अंतरदशा, पीरियड कैसा निकालना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्रांजिट भी चर्चा होगी। ट्रांजिट कैसे, ट्रांजिट का हमारा कुछ अलग नियम है, कुछ अलग सा देखेंगे। अच्छा, कोशिश करेंगे जो है आप लोग समझें उससे। सर इसके लिए आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हैं? ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर? देखिए हमारे पास 2 सॉफ्टवेयर है, एक तो केपी स्टार 1 है ना? केपी स्टार 1, हाँ ठीक है, एक ये है। दूसरा है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, अच्छा। दूसरा है नाड़ी ज्योतिष या केपी जो ऐसे कुछ है वो दूसरा। अच्छा, तो दो हमारे पास है, दोनों यूज कर लेते हैं जो चल जाए, है ना? जैसे ये तो हमारा ऑफलाइन है, केपी ये जो है हमारा केपी स्टार 1 ये ऑफलाइन है। दूसरा वाला ऑनलाइन जरूरी है। सॉरी, ये केपी स्टार 1 जो है ऑनलाइन है, ये बिना उसके नहीं पकड़ता नेट के। वो नाड़ी वाला जो है वो हमारे पास पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव साथ लेके जाना पड़ता है ना? अच्छा हाँ, उसको भी उसके लिए नेट चाहिए, वहाँ भी चालू करना पड़ता है वाईफाई। लेकिन सर ये ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर 5.6 इज आल्सो जो जबलपुर के मुकेश खन्ना ने, मुकेश गुप्ता जी ने बनाया हुआ, ये भी केपी के लिए या आप क्या कहती है कस्मोलेटर के दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। सर आप तो सर आप नक्षत्र नाड़ी यूज करते हैं 2.0, मैंने आपको देखा था एक बार उसमें। उनके चार्ट में नक्षत्र नाड़ी नहीं है, इसलिए हमारी यूज का शायद नहीं। अगर नक्षत्र नाड़ी होगा तो यूज का होगा। अच्छा, हम क्यों यूज करते हैं वो बताएंगे, चर्चा करेंगे आप लोगों से जरूर। जो केपी वाले यूज करते हैं वो सिग्निफिकेटर यूज करते हैं। सबलाट की चर्चा तो करते हैं, बिल्कुल ठीक है,
वो साथ साथ नहीं करते, पहले सिग्निफिकेटर देखेंगे फिर कहेंगे सबलाट इसका कौन सा है, हम एक साथ ही सारा देख लेते हैं बस वो अंतर हमारे की वो थोड़ा सा पहले सिग्निफिकेटर देखेंगे, अच्छा इसका फल देगा, इसका फल देगा, इसका फल देगा, और बाद में वो सबलाट वगैरह देखते, खासकर प्रश्न पुल्लिंग में बहुत ज्यादा सबलाट का महत्व ध्यान देते हैं। हम जो एक साथ ही देख लेते हैं, है ना। नक्षत्र भी हम देखते हैं, वो चर्चा करेंगे कैसे होगा, है ना, अभी बहुत ज्यादा उधर जाने की जरूरत नहीं है। और बेसिक चीज एक बार किताब पढ़ ली, दिमाग में बैठ जाए ना, बहुत कठिन चीज नहीं है, कठिन चीज प्रिडिक्शन होता है, तो वो करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और किसी का फोन आया था, थोड़ा सा मैं बात कर लूं उनको ना। ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू सर, नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू सर, गुड नाइट। राधे राधे जी, राधे।